पहली बात तो ये आती है कि एनएससी आईपीओ की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले एनएससी आईपीओ को आने में इतना समय क्यों लगा, तो ये बात है 9 साल पहले। ये आईपीओ तो 9 साल पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय क्या हुआ कि एक विवाद हो गया था। वो विवाद था को एलोकेशन और डार्क फाइबर केस का। अब को एलोकेशन और डार्क फाइबर केस ऐसा था कि कुछ बड़े ट्रेडर थे जिनको एक अलग से सर्वर प्रोवाइड किया गया था और उनको शेयर पहले ही मिल पता चल जाता था और वो पहले खरीद के रख लेते थे और बाद में दूसरे इन्वेस्टर के पास डेटा जाता था और उसके बाद वो लेते थे। अब जिन लोगों ने पहले शेयर खरीदे हुए होते थे तो वो बाद में ऊंचे दाम पे अपने शेयर को बेच के निकलते थे। ऐसा विवाद आगे चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि सेबी ने इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। यानी कि जैसे ही सर्टिफिकेट आया तो अब एनएससी आईपीओ के लिए एक ग्रीन सिग्नल हो गया। यानी कि एनएससी आईपीओ अब कभी जल्द ही अपना डीआरएचपी जो है वो फाइल करता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ आईपीओ की प्रक्रिया अब जो है अब यहाँ से आगे बढ़ सकती है। अब एक सवाल ये आता है कि एनएससी का आईपीओ कितना बड़ा है, तो आईपीओ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तब एक बात ध्यान दीजिए कि एनएससी का आईपीओ कितना बड़ा है, क्योंकि बात ये आती है कि इसका वैल्यूएशन क्या है, कितना बड़ा आईपीओ हो सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए कि भारत में जितना भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एनएससी पर होता है। और एक मजे की बात यह है कि एनएससी का जो अनलिस्टेड शेयर प्राइस है इस समय लगभग 2000 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है। मतलब यह है कि इस भाव से कंपनी का जो वैल्यूएशन निकलता है वो तकरीबन 5 लाख करोड़ का निकलता है, यानी 5 लाख करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यूएशन मानी जा रही है। आप सोचिए इतनी बड़ी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होंगी तो किन किन कंपनियों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अब यहीं से जो बात है और यहीं से जो कहानी की शुरुआत होती है वो है आईएफसीआई, यानी आईएफसीआई की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब एक बात ये आती है कि आईएफसीआई का एनएससी से क्या कनेक्शन है। तो इसके लिए एक सीधी बात समझिए कि आईएफसीआई के पास एनएससी की हिस्सेदारी है। अब जब एनएससी का आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा या एनएससी की खबर मार्केट में आएंगी तो मार्केट ये सोचने लगता है कि आईएफसीआई की बैलेंस शीट यहाँ से और मजबूत दिखाई दे सकती है। दूसरी बात, इसकी हिडन वैल्यू जो है वो सामने आ जाएंगी। अभी आईएफसीआई के पास हिडन वैल्यू रखी है, आईपीओ लिस्ट होगा तो इसकी हिडन वैल्यू खुल के सामने आएंगी। तीसरी बात ये आती है कि इसलिए निवेशकों का जो ध्यान है वो इस शेयर को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है या इसकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर तेजी मौका नहीं होती, कई बार तेज उम्मीद। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि हर तेजी मौका नहीं होती है, कई बार तेजी सिर्फ उम्मीदों की वजह से हो जाती है और यहीं पे कुछ लोग उम्मीदें लगा के बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान गलत शेयर खरीदने में नहीं होता है बल्कि गलत समय पे शेयर खरीदने में होता है। अगर आपने किसी स्टॉक में गलत टाइम पे एंट्री ले ली है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो सकता है। कोई शेयर गलत नहीं होता, बाकी हमारी एंट्री का जो टाइम है वो ही गलत हो जाता है। अगर कोई शेयर पहले ही 20 से 30% भाग चुका है तो वहाँ पे रिस्क जो है वो उतना ही बढ़ जाता है। और एक सवाल आपको तो खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं शुरुआत में आया हूँ या भीड़ के बाद। अगर आप भीड़ के बाद आए हुए हो तो आपके 70% आप यहाँ पे गलत साबित हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से मैं आपको कुछ बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसी खबरें आए तो आपको 3 ऐसे सवाल है जो खुद से पूछना चाहिए। पहला सवाल ये है कि कंपनी को इस खबर से असली फायदा क्या होने वाला है। दूसरा सवाल ये आपको पूछना चाहिए कि इसका फायदा क्या तुरंत देखने में मिलेगा या भविष्य में देखने को मिलेगा। और तीसरी बात यह है क्या शेयर जो है वो पहले से भाग चुका है या अपने शुरुआती फेज में काम कर रहा है। अगर ये 3 बातें आपको समझ में आ जाती है तो आधे से ज़्यादा फैसले जो है वो गलत फैसले जो है वो आपके रुक जाते हैं। अब 3 गलतियां जो ज़्यादातर लोग करते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ये गलतियां ना दोहराए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से जो आपके लिए जानकारी लेके आता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जानकारी आपको समझना चाहिए। तो जो 3 बातें हैं वो आप ध्यान दीजिए। पहली बात ये कि न्यूज़ देखकर आपको तुरंत खरीदना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है कि स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट लगाना चाहिए। काफ़ी लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे नुकसान हो जाता है।
तीसरी बात, फोमो में आके बाय कर लेते हैं। अब फोमो किस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लो कि कोई शेयर का प्राइस है 1,000 रुपये पे चल रहा है। अब आपको तो एंट्री 1,000 रुपये के भाव पे लेना था। अब वो शेयर का प्राइस धीरे से 1,005 हो गया। तब आपने ऑर्डर लगाया 1,002 के आसपास, फिर वो 1,005 से 1,008 पहुंच गया, फिर आपने उसका ऑर्डर 1,005 पे कर दिया। मतलब कि आप चेस करने लगे शेयर को। फिर वो 1,010 पे पहुंच गया। अब आपका उस शेयर को लेके आपका प्रोडिक्शन क्या था कि ये 1,010 1,020 पे जाएगा, और आपने कहाँ पे एंटर किया, 1,012 के प्राइस पे कर दिया, और वहीं से वो नीचे आने लग जाता है। यानी कि आप अगर फोमो में आगे बाय करोगे तो आपको यहाँ पे लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक बात याद रखिए, मार्केट में टिकना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप मार्केट में टिक गए तो आपने मार्केट को जीत लिया, ये बात ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आप भी कभी ऐसे शेयर में फंसे हैं जो न्यूज़ पे भागा है और बाद में गिर गया है, तो आप ये समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर सफल ट्रेडर कभी ना कभी इस फेज से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी गलतियों से समझ लेता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे व्यूअर्स है वो ये गलतियों को बार बार दोहराए। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।